हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था कल। वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 15 yesterday, am I right? हाँ, ठीक 15 है। पे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज स्टार्ट करते हैं अपन। ऑलमोस्ट ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। पढ़ भाई करण फारिया क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ने का। पढ़ू सर। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ने का। हम्म। PM Limited contracts with Gupta Traders to make and deliver certain machinery to them by 30th June 2017 for 21.5 lakhs. ठीक है। Due to labor एक strike, मिनट एक मिनट। पीएम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद गुप्ता ट्रेडर्स। पीएम लिमिटेड ने गुप्ता ट्रेडर्स के साथ में क्या एग्रीमेंट बनाया कि मैं 30 जून 2017 तक आपको एक मशीन बना के सप्लाई करूंगा 21.5 लाख में। लेकिन क्या हो गया, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक वो पीएम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर मशीनरी टू गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है सर। Later, Gupta traders procured machinery from another manufacturer for 22.75 lakhs। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अपन ने डिफरेंट फिगर्स के साथ में किया हुआ है। ठीक है। तो सर अभी तक तो क्या हो गया कि सर देखो, एक तो हो जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए। सर किस लिए नहीं कर पाए? सर हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई थी, लेबर स्ट्राइक। तो कैन इट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स कैन डायरेक्टली नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, but they can be taken as a reason for non-performance if it has been priorly mentioned into the contract between both the parties। यदि ऐसा लिख दिया है तो फिर आप इसको एक्सक्यूज जैसे ले सकते हो, पहले से बता दिया था, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सर अब डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि सर आपने सप्लाई नहीं की तो मार्केट से वही चीज महंगे में हमको खरीदनी पड़ी। महंगे में खरीदनी पड़ी कितने? 21.50 की बदले में 22.75। तो सर कितने रुपए का नुकसान हो गया? सर नुकसान हो गया आपके 1,25,000 रुपए का। ये आप रिकवर कर सकते हो एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो कीवर्ड क्या क्या आने चाहिए सर? स्ट्राइक और लॉकआउट। दूसरा कीवर्ड क्या आना चाहिए सर? ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। जहां पर भी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है वहां एक केस लॉ का नाम मेंशन होना चाहिए। कौन से केस लॉ का नाम मेंशन होना चाहिए भैया, बताइए? एक तो वीडियो ऑन कर लो, रोहन, महक, मीत, सुहान गोयल, वीडियो ऑन करो, चलो जल्दी से। दक्ष अग्रवाल। ठीक है। क्या कौन से केस का नाम होना चाहिए बताओ भाई? जहां भी हम ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस की बात कर रहे हैं वह केस का नाम क्या होएगा? करण फारिया, केस का नाम क्या होएगा? फारिया जी, आज तो आपकी भी नैया डूब गई। ठीक है, सर इस वो मुझे एक ही बैकस्कैनिंग याद वाला नहीं। केस है। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। ठीक है। बक्से में बंद कर दो बक्सेंडेल। ठीक है। फुटबॉल में मारते हैं हेडर। ठीक है। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस की अपन जहां पर भी बात करते हैं वहां पर हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। चलो ये तो हो गई दूसरी बात। तो सर ऑर्डिनरी डैमेज जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होंगे वो कितने हो जाएंगे? कैलकुलेशन करके बता दोगे? 1,25,000 रुपए। क्या ये दूसरी पार्टी पहली पार्टी से वसूल सकती है? हाँ सर, वसूल सकती है। आगे, गुप्ता ट्रेडर्स जो सेकंड पार्टी थी जिसको मार्केट से मशीन महंगी खरीदनी पड़ी, वो भी प्रिवेंट हो गई एक कॉन्ट्रैक्ट जो उसने जेनेट ट्रेडर्स के साथ में बनाया। ठीक है। तो फिर उनको उसमें कंपनसेशन पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मशीनरी टाइम पे नहीं मिली तो मार्केट से दूसरी खरीद के लाने में टाइम लग गया। महंगी तो लाए, टाइम भी लग गया, तो उनका आगे का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया थर्ड पार्टी जेनेट ट्रेडर्स के साथ में। तो सर अब क्या इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, जो कि गुप्ता और जेनिथ के बीच में था, गुप्ता क्या, ये जो फर्स्ट जिसको मशीनरी सप्लाई करनी थी उससे ये वाला वसूल सकता है? सर ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना, इसके बारे में पहली पार्टी को बताया गया था। बताया गया होता
तो स्पेशल डैमेजेस जैसे वसूल सकते थे, नहीं बताया गया तो सर ये डायरेक्टली वसूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको कोई सपना नहीं आने वाला है कि ऐसे कोई सिचुएशन भी थी। ठीक है, यही हम हमेशा स्पेशल डैमेजेस में करते हैं। तो आप लिख देना बताया गया था, तब तो फिर वसूल सकता है, नहीं बताया गया तो फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस गुप्ता ट्रेडर्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले पीएम लिमिटेड से नहीं वसूल सकता। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विद गुप्ता ट्रेडर्स कैन केम फ्रॉम पीएम लिमिटेड रेफरिंग टू लीगल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल, पहले भी सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट फिगर्स किया हुआ है अपन ने। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। बताइए दक्ष अग्रवाल क्या हो गया? दक्ष अग्रवाल क्या हो गया, कहाँ हैं आप? नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ गई पारिया। A appointed B to accompany him on a tour for 3 months from 1st July at a certain salary. Before 1st July, A told B that B was no more required by him. Can B sue A? आंसर आप लोग बताओ, आपके दिमाग में क्या आता है? क्वेश्चन है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ए ने बी को अपॉइंट किया टू अकंपनी हिम, बी ए को अकंपनी करेगा ऑन अ टूर फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए तू मेरे साथ साथ चलेगा जहां पर भी मैं टूर पे जाऊं। कब से? कि सर 1 जुलाई से, एट अ सर्टेन सैलरी, जो भी सैलरी फिक्स हुई उस पे। ठीक है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि सर 1 जुलाई से तेरे को मेरे साथ चलना है। अब बिफोर 1 जुलाई ए ने बी को बोला भैया तेरी जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से। ठीक है, 1 जुलाई आने से पहले ही इसको बोल दिया गया तेरी जरूरत नहीं है। क्या बी ए के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्यू कर सकता है? क्या यदि कर सकता है तो क्या, यदि नहीं कर सकता है तो क्यों, और एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आप लोग? एक्सप्लेनेशन क्या देंगे बताइए। केवल एक जने ने हाथ उठाया है, और भी लोगों को क्या नहीं लगता, क्या एक्सप्लेनेशन, क्या आंसर होना चाहिए? नहीं मुरार का बता, पहले तू ट्राई कर। सर हो सकता है सर, क्योंकि एंटिसिपेटरी डॉक्ट्रिन वो ब्रीच हो जाएगा ना इन लोग के बीच में। बिल्कुल, भले ही अभी तक परफॉर्मेंस की तारीख नहीं आई है, उससे पहले बिफोर 1 जुलाई ही ए ने बी को बोल दिया भैया मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, चल चला जाए यहाँ से। तो क्या एक्चुअल ब्रीच के लिए वेट कर सकता है या एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकता है? सर एंटिसिपेटरी ब्रीच मान के बी ए को स्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? करण फारिया कोई और आंसर आ रहा है दिमाग में? यही वो यही था, चलिए solidity. नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। A was appointed as a MD by a company. Later on, it was found that appointment was invalid because the director appointed him were not eligible. Can A claim salary for the time he worked? भाई ये मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, बाद में पता पड़ा कि अपॉइंटमेंट जिस तरीके से किया था वो उस तरीके से एलिजिबल ही नहीं थे मिस्टर ए को अपॉइंट करने के लिए। तो क्या ए जितने भी टाइम काम किया है उसके लिए सैलरी क्लेम कर सकता है? बाद में हटाया गया उसको, तो हाँ कर सकता है। आंसर में कीवर्ड क्या आएगा? टॉपिक किस चीज का है? Quantum merit. हाँ वापस बोल। Quantum merit. सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ठीक है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तुमने ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट गलत तरीके से किया था, कोई बात नहीं, लेकिन जितने टाइम मैंने काम किया मेरे को लग रहा है उतना तो पैसा दोगे भाई, फोकट में थोड़ी काम कराओगे। ठीक है, तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना काम किया है उतना पैसा, जितनी क्वांटिटी में मेरिट है उतना। ऐसे याद रखना है इसको, एक्सप्लेन ऐसे मत करना जितनी क्वांटिटी में मेरिट है, जितना काम किया है, एज मच एज इज अर्नड। ठीक है, उतना। क्वेश्चन नंबर 19। A contracted with B to ये supply ये him अपन कर चुके 500. हैं, ये सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 5,000 में बेचने का स्टील और 4,800 में खरीदने का। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अपन इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सर, पे चलो। हाँ नहीं मुराद का बोल। यह जो 18 क्वेश्चन था सर, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मैं पहले लिख सकता हूँ ना। देखो इसमें क्या होता है कि अपन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना नीव, तो उसमें अलग अलग रेमेडीज आती है अपने पास में, अपने पास में अलग अलग रेमेडीज आती है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या
सूट, सबसे पहले तो रिसेशन, फिर सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सर रेमेडीज किन की हैं ये सारी रेमेडीज की? ये रेमेडीज हैं सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की। तो ऑटोमेटिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अपन रेफरेंस देंगे तभी तो इनकी तरफ आ पाएंगे। यस, ठीक है, तो वो तो देना है। ऐसा मत सोचना कि वो भी देना है या नहीं है, या चाहिए या नहीं, देना है। ठीक है, अच्छा किया पूछ लिया। गलती यही कर लो, डांट यही खा लो, मजे यही कर लो, एग्जामिनेशन पेपर में ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। फर्जी से फर्जी सवाल यही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं अपन। In case of breach of promise to marry, the damages are awarded under what type of measurement of damage, and what will be taken into account to give damage? यदि नीम मुरारका ने किसी से शादी करने का वादा कर लिया किसी गर्ल के साथ में, आपस में इन्होंने किया, अकेला तो क्या करेगा, आपस में किया, हाँ अपन दोनों शादी कर लेते हैं इस टाइम को, ठीक है, और फिर बाद में तोड़ देता है, किसी गर्ल टू के इससे जाके शादी कर लेता है, ठीक है, शादी इससे नहीं करता है, तो इसने क्या किया, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, मैरी शादी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका ब्रीच कर दिया। तो सर अब इसमें फिर डैमेजेस कैसे अवार्ड होंगे, व्हाट टाइप ऑफ डैमेजेस मेजर कैसे किए जाएंगे? ठीक है, कुछ याद आता है तो बताइए। हाँ करण फारिया बताइए। So, exemplary damages. यस, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज, जिनको अपन बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए या पनिश करने के लिए या इस नेचर में होते हैं। सर डैमेजेस की आत्मा किस में होती है, हम डैमेजेस क्यों वसूलते हैं? टू मेक गुड आर लॉसेस, टू मेक गुड आवर लॉसेस, ये प्रपोजिशन होती है डैमेजेस वसूलने की। ठीक है, हम डैमेज इसलिए वसूलते हैं कि सामने वाली पार्टी ने जो हमारे साथ में ब्रीच किया है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमारे को लॉस हुआ है, तो हम डैमेजेस वसूलेंगे। सर किसी ने हमारे साथ में ब्रीच किया, लेकिन उस ब्रीच के कारण हमको कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो कोई डैमेज नहीं वसूलेंगे। हाँ एक डैमेज जरूर वसूल सकते हैं, वो होता है नॉमिनल डैमेजेस। ऐसे सिचुएशन में जहां किसी ने हमारे साथ में कोई ब्रीच किया लेकिन उससे हमको नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसा केस लगाएंगे सर, नॉमिनल डैमेज के लिए लगाएंगे। मतलब 1 रुपए का डैमेज, 100 रुपए का डैमेज, यदि जज ने हमारे फेवर में 100 रुपए 1 रुपए का डैमेज अवार्ड कर दिया, इसका ये मतलब है कि बस इससे प्रूव हो गया कि सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, हमारे साथ में गलत किया है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। सर क्या प्यूनिटिव, किसी को पनिश करने के लिए अपन डैमेजेस लगा सकते हैं? नहीं सर, डैमेज की आत्मा कभी उसमें नहीं होती है, हम डैमेज केवल हमारे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अब सर वैसे तो प्यूनिटिव डैमेजेस या विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन सर दो सिचुएशंस में किया जाता है। पहली सिचुएशन तो होती है कि ब्रीच ऑफ अ प्रॉमिस टू मैरी समबडी, ठीक है, आपने किसी से शादी करने का वादा किया और तोड़ दिया, तो सर अब वो आपसे प्यूनिटिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस वसूल सकता है। क्यों वसूल सकता है सर? क्योंकि उसकी गुडविल खराब हो गई है, प्लस उसको मेंटल एगोनी हुई है, मेंटल प्रेशर हुआ है। तो सर जितना मेंटल प्रेशर, उस हिसाब से वो मेंटल प्रेशर के हिसाब से आपसे डैमेजेस डिमांड करेगा। यहाँ कोई डायरेक्ट तराजू नहीं है जिस पे रख के अपन तोल सकें कि कितने रुपए का डैमेज मांगे, बस इसमें आपको डिप्लोमेटिक जवाब देना है कि जितना मेंटल प्रॉब्लम, हेरेसमेंट या मेंटल एगनी हुई है, हेरेसमेंट मत लिखना, मेंटल एगनी हुई है, उसको परेशानी हुई है, गुडविल खराब हुई है, इसलिए वो आपसे वसूल सकता है या सकती है, जिसने भी शादी करने का वादा तोड़ा है उससे। हालांकि वसूलता कोई नहीं है यार, ना ये हम इंडियन लॉज, जो हिंदू लॉज हैं उसमें ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाता है, ये सब का होता है दूसरी उसमें कॉमों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अपने यहाँ ये सब ज्यादा नहीं होता है, बट ठीक है, पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो इसलिए ये मैरिज वैरिज का ज्यादा क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब लॉयर के काम की चीज है। सेकंड सर, दूसरा कहां पर एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउ किए जाते हैं? सर जहां पर चेक गलत तरीके से डिसऑनर हो जाता है, जहां पर चेक गलत तरीके से डिसऑनर हो जाता है,
वहां पर यदि सामने वाले की गुडविल अच्छी है और बैंकर ने उसका चेक खाते में पैसे होते हुए सब कुछ, चेक पे साइन भी सही हुआ हुआ था, चेक पे डेट भी डाली हुई थी, चेक पे कोई मल्टीपल टाइम्स क्रॉसिंग भी नहीं थी या कहीं काट छाट भी नहीं थी, उसने बैंकर ने गलती से उसका चेक बाउंस कर दिया, तो जिस आदमी की गुडविल है वो उससे, बैंकर से एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज वसूल सकता है। जितने छोटे रुपए का चेक बाउंस किया बैंकर ने, उतने ज्यादा रुपए का वो एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेज मांगा, क्योंकि मार्केट में हवा क्या उड़ जाएगी, साहब का तो 500 रुपए के चेक बाउंस हो गए, साहब में तंती नहीं बचा है, मतलब उनकी इज्जत हवा हो जाएगी। बात समझ गए? यस। यही कोई नॉर्मल आदमी है जिसकी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये फिर इतना एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव डैमेज चेक बाउंस होने पे हम ज्यादा वसूलने की इच्छा नहीं रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। तो यहां पर आंसर में क्या आना चाहिए, एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज। दक्ष अग्रवाल जी, अरे दक्ष, दक्ष उर्फ दर्शित कहाँ है? चला गया ये। हेलो सर। दक्ष अग्रवाल आप घर पे नहीं है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो आप म्यूट पे चले जाइए। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो हो गया भैया अपना क्वेश्चन बैंक, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो पिछले 3-4 चैप्टर अपन ने पढ़े थे, ये मेनली उस पे बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाया था। तो आई होप इसमें आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है, क्लैरिटी मिल जाती है। अब एक काम करते हैं अपन, आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपने पास थोड़ा टाइम है, तो अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक ले लेते हैं। सभी 7 पीपल वुड रीजॉइन ऑन दी सेम लिंक, ताकि उसका एक अलग से वीडियो बन जाए। तो आज मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो बना के प्लेलिस्ट आज से चालू कर दूंगा अलग वीडियो से। तो सेम लिंक पे एक बार वापस सब जने रीजॉइन कर लो। ऑल 7 पीपल बी फास्ट।